Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the repeated questions of CTET paper 1 and 2 of CDP। और मैं आपके लिए जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी एक बार CDP के क्वेश्चंस लेके आई थी और तो मैं क्या करूँगी, आपको 10 क्वेश्चंस करके या एक ही वीडियो में आपको 50+ क्वेश्चंस दे दिया करूँगी, जिसके आपका क्या होगा, डेली रिपीट अप हो जाएगा। बिकॉज इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ साइंस पेपर 2 की। ईवीएस भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सेंड करती रहूँगी, हमेशा अपलोड करती रहूँगी आपके लिए डेली। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सम रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ सीडीपी। तो पहला क्वेश्चन जो मोस्टली पेपर में आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ मैं फिर से कहती हूँ ये रिपीटेड हैं। ये क्वेश्चंस कोई भी मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये सारे प्रीवियस पेपर हैं। So let's start with the first question. During a classroom discussion, a teachers pay more attention to boys than girls. कि जब क्लासरूम में डिस्कशन होती है तो जो टीचर है वो ज़्यादा अटेंशन बॉयज़ को देती है और गर्ल्स को कम अटेंशन देती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जेंडर रेलिवेंसी? नो, रेलिवेंट तो नहीं हुआ ना ये कि बॉयज़ को ज़्यादा अटेंशन मिलनी चाहिए और गर्ल्स को कम मिलनी चाहिए। जेंडर कंसिस्टेंसी? नो, कंसिस्टेंट भी नहीं हुआ। जेंडर आइडेंटिटी? नो, ये आइडेंटिटी भी नहीं हुआ, ये हुआ जेंडर बायसनेस। बायसनेस हो रही है यहाँ पे कि ज़्यादा अटेंशन बॉयज़ को दो, बिकॉज गर्ल्स ने क्या करना है, उन्होंने तो शादी करके चले जाना है। जो पहले हमने चैप्टर्स भी पढ़े थे जेंडर स्कूल सोसाइटी में, उसमें भी यही था। इसलिए इन्होंने क्या किया, ज़्यादा अटेंशन किसको दी है, बॉयज़ को इंस्टेड ऑफ दैट ऑफ द गर्ल्स। आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर है। Now comes the second question. Which one of the following is an example of secondary socializing agent? हमने दो एजेंट्स किए थे, कौन कौन से थे? एक प्राइमरी था, एक सेकेंडरी था। प्राइमरी में मतलब स्टार्टिंग में आती थी फैमिली, और सेकेंडरी में आते थे स्कूल्स हो गया, हमारी लाइब्रेरी हो गई, हमारे मीडिया हो गया, जो बाकी बचा कुछ है वो सेकेंडरी में आता था। तो इन्होंने पूछा है सेकेंडरी, तो फैमिली तो नहीं होगी यहाँ पे क्योंकि सेकेंडरी की बात हुई है। फैमिली एंड मीडिया नहीं होगी, मीडिया एंड नेबर नहीं होगी, यहाँ पे स्कूल एंड मीडिया होगा। तो स्कूल एंड मीडिया क्या है, हमारे सेकेंडरी एजेंट्स हैं, क्योंकि प्राइमरी हमेशा हमारी फैमिली होती है। फैमिली सबसे पहली ऐसी जगह होती है जहाँ से आप चीज़ें सीखते हो, फिर आते हो स्कूल एंड सोसाइटी की तरफ। Now comes the third question. In which of the following periods does physical growth and development occur at rapid pace? इनमें से कौन सा ऐसा पीरियड होता है जब आपकी फिजिकल ग्रोथ और फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है? रैपिड पेस मतलब बहुत तेज़ी से होती है। अडोलेसेंट में नहीं, मिडिल चाइल्डहुड में नहीं, अर्ली एंड मिडिल चाइल्डहुड नो, इट इज़ इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको पढ़ाया था कि इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में एक बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन। द प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड। डिसलेक्सिया क्या होता है? ये एक तरह की इम्पेयरमेंट होती है, हमने पढ़ी थी डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया। और डिसलेक्सिया में हमने क्या पढ़ा था, रीडिंग का इशू होता है मोस्टली बच्चों को। तो सबसे पहला अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर, नो, ये तो ADHD के अंडर आ गया। डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसका थिंकिंग से तो कोई लेना देना ही नहीं क्योंकि इम्पेयरमेंट की बात हुई है। इंगेजिंग इन लोकोमोटर एक्टिविटीज़, नो, मोटर एक्टिविटीज़ तो नहीं हुई, वो तो मूवमेंट से रिलेटेड हो गई ना। तो बचा क्या, इनएबिलिटी टू रीड, और रीडिंग की प्रॉब्लम जहाँ आ गई, इम्पेयरमेंट आ गया, वो कौन सी होती है, डिसलेक्सिया। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर है, बिकॉज मैंने अलग से एक वीडियो डाली थी। नहीं पता लग रहा तो आप पहले वीडियो को जाके देखिए, वहाँ पर इम्पेयरमेंट्स देखिए कितनी तरह के होते हैं, उसको समझ के फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा खुद से। नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन। According to Vygotsky, when adults adjust the support to extend the children's current level of performance, it is called कि जो वैगोत्स्की थे उन्होंने क्या बोला था कि जब एडल्ट्स हैं आपको कुछ टेम्पररी हेल्प देते हैं, तो बच्चे के करंट लेवल से ज़्यादा उसको थोड़ी सी टेम्पररी हेल्प दी जाती है, ताकि बच्चे को जितना पता है उससे थोड़ा सा और ज़्यादा पता लग जाए। जैसे कि मैंने साइकिलिंग की एग्जांपल दी थी आपको कि कोई बच्चा साइकिलिंग सीख रहा है, उसके पापा क्या कर रहे हैं, उसको टेम्पररी हेल्प दे रहे हैं पीछे से साइकिल पकड़ के। तो उस टेम्पररी हेल्प को हम क्या बोलते हैं, इन्होंने यही पूछा। डिस्कवरी लर्निंग, नो। ZPD तो नहीं बोलते, ये तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल हो गया। इंटर सब्जेक्टिविटी, नो। टेम्पररी हेल्प को हम हमेशा क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग इसका बिल्कुल सही आंसर है, स्कैफोल्डिंग,
क्योंकि जब हम टेम्पररी हेल्प देते हैं किसी बच्चे को, उसके मतलब पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को देख कर कि उसको कितनी हेल्प चाहिए, उस अकॉर्डिंग उसको हेल्प देना, वो होती है स्कैफोल्डिंग. Now comes the sixth question, the process by which the children develops habits, skills, values and motives that make them responsible, productive member of society is called. सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, ये कैसा प्रोसेस है जिसमें बच्चे हैबिट सीखते हैं, स्किल्स सीखते हैं, वैल्यूज सीखते हैं और मोटिव सीखते हैं, जो उनको रिस्पॉन्सिबल बनाता है और अच्छा मेंबर बनाता है सोसाइटी का. जब बात आ गई सोसाइटी की, मेंबर बनना अच्छा सोसाइटी का, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, सीधा आंसर है इसका तो सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन क्या होती है, जब आपको अच्छा मेंबर बनना है, आप में गुड हैबिट्स हैं और आप एक एक्टिव मेंबर हो सोसाइटी के, तो ये क्या हुआ, सोशलाइजेशन. बाकी क्या हो गए सारे गलत, इसका आंसर है सोशलाइजेशन. ये तो सीधा ही आंसर था. कई बार ऐसा होता है डेफिनेशन एग्जैक्ट वही आ जाती है तो आपको पता होता है कि इसका आंसर है क्या. नाउ कम्स द नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश. डैश उन्होंने पूछा कि कौन. It is important to understand the social process and influence of cultural context on children's thinking. ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. इन्होंने सिंपल सी बहुत चीज़ बोली है जिसके बाद आपको पता लग जाएगा कि चारों में से कौन सा ऑप्शन है. अकॉर्डिंग टू डैश कि कौन से कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जिन्होंने बोला इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सोशल प्रोसेस, कि सोशल प्रोसेस जानना ज़रूरी है और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जानना ज़रूरी है. हमने बहुत ध्यान से ये सारी थ्योरीज की थी, एक एक थ्योरी की वीडियो बनाई गई थी और जिसमें मैंने बोला था कि जब सोशल और कल्चर दोनों चीज़ें इकट्ठी हों तो वहाँ की इसका आंसर होता है हमेशा वाइगोत्स्की का, क्योंकि वाइगोत्स्की ने बोला था सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसका सीधा से सीधा आंसर आता है वाइगोत्स्की. बाकियों को देखने की ज़रूरत तक नहीं है. अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया, आपको चारों में से सीधा आंसर पता लग गया कि ये बोल किस कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में रहे हैं. नाउ कम्स द 8th क्वेश्चन. एंड प्लीज़ अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपको क्लियरली उस क्वेश्चन को समझा सकूं और आपको आंसर पता लग सके. और बाकी अगर आपको किसी और चीज़ के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगी ताकि आपकी हेल्प हो जाए बहुत सारी. नाउ कम्स द 8th क्वेश्चन. कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज द क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज. कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जो, उन्होंने क्या बोला था कि डैश इज अ क्रूशियल, क्या चीज़ ज़रूरी है नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए. आपने क्या करना है, अपनी नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है. जैसे कि आपको क्या है कि आप बहुत छोटे हो, मतलब स्टार्टिंग में चलो आप स्कूल गए तो वहाँ पे आपने क्या किया, तो बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी फैमिली में सीखी होंगी. छोटे होते बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे आसपास से, आपने बहुत कुछ सीखा होगा. तो आपने क्या किया, स्कूल में एंटर किया, स्कूल में आपको टीचर ने कुछ पढ़ाया और आपने अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट की, वहाँ पे टीचर ने जो नॉलेज दी. बट कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है उस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, पनिशमेंट नहीं. पनिशमेंट किसी चीज़ का हल नहीं है. कंडीशनिंग नो, कंडीशंस तो नहीं होंगे कि अच्छा ये इसको आपको नॉलेज चाहिए तो ये कंडीशंस आपको फुलफिल करनी चाहिए. नो, ज़रूरी नहीं है बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस. रोड मेमोराइजेशन, रट्टा मारना, इट इज़ नॉट एनी सोल्यूशन. रट्टा मारना तो बिल्कुल ही किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है. अगर आपने नॉलेज ही लेनी है देन कम प्योर नॉलेज ऑफ द लर्नर. येस, ये बिल्कुल करेक्ट है. डिपेंड करता है कि लर्नर की जो प्योर नॉलेज है वो कितनी है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है आपकी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में. मतलब अगर उसको पहले किसी चीज़ की नॉलेज होगी तो आगे उसकी नॉलेज की कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी. नाउ कम्स द 9th क्वेश्चन. तो 9th क्वेश्चन में क्या बोला गया उन्होंने, डैश आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज. आपने नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी है और मीनिंगफुल नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी है. इनमें से कौन सा प्रोसेस है, ड्रिल एंड रेपिटेटिव रिकॉल. आप बार बार उस चीज़ को रट्टा मारोगे तो क्या आपको लर्न हो जाएगा, नॉलेज मिलेगी, नहीं मिलेगी. रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये तो बिल्कुल ही नहीं है. स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये भी बिल्कुल, नॉलेज तो नहीं होगी ना इसी से. आप तो सिर्फ रिस्पॉन्स दे रहे हो सिंपल जो आपको टीचर पढ़ा रहा है. तो बचा क्या, सोशल इंटरैक्शन. सोशल इंटरैक्शन सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन होती है. जितना ज़्यादा आप किसी से इंटरैक्ट करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे, चाहे आपके पीयर ग्रुप्स हैं,
चाहे बाहर आप जहाँ घूमने जाते हो, खेलने जाते हो, वहाँ से आप सीखोगे, सोशल इंटरेक्शन करोगे तो आप उस चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाओगे। नाउ कम्स द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फैमिली एंड नेबरहुड आर, जो हमारी फैमिली है और नेबर्स हैं, बात तो फैमिली की हुई है, याद रखना, नेबर्स तो फिर बाद में आए हैं। ये साइकोलॉजिकल एजेंसीज हैं बच्चे की? नहीं, बच्चे की साइकोलॉजी से रिलेटेड थोड़ी है ये। मिडल सोशलाइजिंग एजेंट? नो। सेकेंडरी एजेंट? नो। बच्चा क्या, फैमिली क्या होती है? फैमिली हमेशा स्टार्टिंग में होती है। प्राइमरी एजेंट, कि बच्चे को सबसे पहले सिखाने में हाथ किसका होता है? फैमिली का होता है। तो कौन सा हुआ? फैमिली प्राइमरी agent. I hope today's video is very useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel. And please अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ आया हो इसमें से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, या आपको अगर कोई और टॉपिक चाहिए तो भी आप मुझे एक बार बता सकते हैं। Thank you very much once again.